हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको जो भी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का सब कुछ बताएंगे और सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, इस चैप्टर में बस थोड़े छोटे छोटे डिफिनेशन है वो आपको लर्न करना है, और कुछ केमिकल नेम्स के फॉर्मूले हैं और कुछ एक्टिविटी है वही आपको लर्न करना है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, यही बस आपको पढ़ना है। ज़्यादा हार्ड भी चैप्टर नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इसको पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम और इस पूरे चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक कवर्ड होने वाला है इस पूरे वीडियो में, वो है सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल्स भी देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन के, और फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन आता है कि केमिकल इक्वेशन कौन सा बैलेंस अनबैलेंस और किस प्रकार से अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं कि किस प्रकार से हम जानेंगे कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर मतलब कि एक नया सब्सटेंस बने एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, और फिर उसके बाद उस सब्सटेंस को बनाने के बाद फिर से हम पहले जैसे सब्सटेंस में ना कन्वर्ट कर सके, यानी कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता। अगर एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद दोबारा उसमें हम नहीं ला सकते, वही केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन में जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें आती हैं कि हम अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे, केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, और किस प्रकार से हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो केमिकल रिएक्शन आपने छोटी क्लासेस में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ऐसा चेंज होता है जो कि फिर से रिवर्स ना हो सके, और फिजिकल चेंज वो होता है जो कि रिवर्स हो सके। जैसे कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद वाटर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो फिजिकल चेंज हुआ। और केमिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज जो कि जैसे कि आप पेपर को बर्न कर रहे हैं, पेपर को जला दिए, फिर उसके बाद वो राख में बदल गया, फिर उसके बाद राख से पेपर आप नहीं बना सकते, तो वो केमिकल चेंज हो गया। तो उसी प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन जो है वो सबसे मायने रखती है। केमिकल रिएक्शन की जो डिफिनेशन है वो है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। और जैसे एक सब्सटेंस हम रिएक्ट करा रहे हैं, एक सब्सटेंस हमारे पास है और एक सब्सटेंस और है, उन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें जो तीसरा सब्सटेंस मिलेगा वो उन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से पूरी तरीके से अलग होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ध्यान देने लायक है वो है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेसेस, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एक एटम दूसरे एटम से में नहीं कन्वर्ट होता, वो जो एटम्स होते हैं उन्हीं का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसके कारण हमें तीसरी सब्सटेंस मिलता है और उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग होती है। ठीक, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का जो हमें मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल यही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को एक रिबन के रूप में लिया गया है और ऑक्सीजन को एयर में से हमें मिल जाएगा। उन दोनों को जब बर्न किया गया तो फिर हमें क्या मिला, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि एक पाउडर सब्सटेंस है, पाउडरी सब्सटेंस है वाइट कलर का। ठीक, अभी एक्टिविटी को हम देखेंगे थोड़ी अगली स्लाइड में कि एक्टिविटी कैसे की गई है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से एक्टिविटी की गई है। मतलब एक्टिविटी लिखिए मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम रिबन की और ऑक्सीजन की, जो कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ठीक, देखिए अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले, यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जाए। केमिकल रिएक्शन जिन सब्सटेंस की वजह से होता है वही होता है रिएक्टेंट्स। फिर दूसरा आता है प्रोडक्ट, यानी कि जो हमें द न्यू सब्सटेंस
प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है केमिकल रिएक्शन के बाद वही होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, और या फिर हमें कोई भी रिएक्शन दे दिया गया और फिर उसके बाद उससे पूछ लिया कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट, तो आपको बताना रहता है। तो रिएक्टेंट्स का डिफिनेशन पूछ लिया तो द सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। देखिए जैसे कि इस इमेज में किसी ने एक मैग्नीशियम रिवर को एक पेयर ऑफ टंग से जलाया है, तो हमें नीचे एक पाउडरी सब्सटेंस मिल रहा है और जो वही पाउडरी सब्सटेंस है वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस एक्टिविटी को कैसे किया गया है चलिए देखते हैं। चलिए मतलब एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले क्या लिया है कि टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग सरफेस विथ सैंड पेपर। पहले 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लीजिए और उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों उसे सैंड पेपर से रब करेंगे। उसे सैंड पेपर से हम इसलिए रब करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम को रखे उसमें ऑक्सीजन से क्या होता है उस पर एक लेयर बन जाती है, और जो ऑक्सीजन की लेयर होती है उसे क्या करती है वो जलने से रोकती है। इसीलिए जब आप जलाएंगे अगर उसे बिना रफ किए जलाएंगे तो क्या होगा वो बर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है जिसके कारण वो बर्न नहीं करेगा। इसीलिए हम उसको रब करेंगे ताकि जो ऑक्सीजन की लेयर है ऑक्साइड की लेयर है वो वहाँ से हट जाए ताकि उसको आसानी से हम बर्न कर सकें। फिर उसके बाद होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एट द वन एंड एंड हीट इट अदर एंड ओवर द बर्नर। अब क्या कीजिए मैग्नीशियम रिबन को लीजिए और एक ओर है उसको पेयर ऑफ टंग से पकड़ लीजिए और एक ओर है उसको बर्नर पर रख दीजिए और उसको जलाइए, तो फिर क्या होगा जलने लगेगा ना। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। और जो मैग्नीशियम रिबन है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरह जलने लगेगा। अब डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब कभी कभी आपने दिवाली में जब फुलझड़ी जलाई होगी तो उसमें से जो रोशनी निकलती है जिस प्रकार की चकाचौंध करने देने वाली रोशनी, वही होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो मैं मैग्नीशियम रिबन बर्न करने लगेगा डेजलिंग वाइट फ्लेम से, ठीक। और होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास टू कलेक्ट द मैग्नीशियम पाउडर। अब मैग्नीशियम रिबन जो आप जला रहे हैं उसको क्या कीजिए एक वॉच ग्लास के ऊपर रखिए ताकि जो पाउडर उसमें से निकले वो वॉच ग्लास पर गिर जाए और आपको आसानी से दिख सके, क्योंकि अगर वहाँ पर सरफेस ठीक नहीं होगा तो वहाँ पर जाके मिल जाएगा, समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिल गया। फिर उसके बाद डेली एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में केमिकल रिएक्शन को देखते रहते हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना, सॉरिंग ऑफ मिल्क, और फिर उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। फूड का जो आपकी मम्मी भोजन बनाती है वो भी केमिकल रिएक्शन है, और हमारी बॉडी में जो फूड जाता है भोजन जाता है फिर उसके बाद जो वहाँ पर रिएक्शन होता है फिर उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है वही होता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। और रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो भी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करना वो भी केमिकल रिएक्शन है। और आयरन का रस्ट होना और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी फ्यूल्स का बनना जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और कैंडल वैक्स का जलना। अब कैंडल वैक्स का जलना यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स नहीं बोला है, यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स बनाया है, यानी कि जो कैंडल वैक्स है वो जल रहा है ना कि पिघल रहा है। जब जलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा और वो केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन जब मेल्ट होगा तो वो फिर से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स क्या है केमिकल रिएक्शन है, जबकि मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स क्या है फिजिकल है। एंड द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स एटसेट्रा, जैसे कि कभी कभी आपके घर में रखा हुआ जो फल है वो सड़ जाता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया लग के उसको ख़राब कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या है केमिकल रिएक्शन है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी यानी कि जब सड़ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग हो जाएगी, टेस्ट करेंगे और स्मेल करेंगे वो भी सब कुछ अलग हो जाएगा। अब जो जैसे कि देख लीजिए आप यहाँ पर जो फिगर है इसमें क्या है कि ये फिगर हमें इस एक्टिविटी को बताता है कि ये एक्टिविटी कैसे की जाएगी। आप ये एक्टिविटी अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है तो घर पर भी कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, जो हमारा अगला है वो है कि केमिकल रिएक्शन में जो 2 चीज़ें थी वो थे कि हाउ टू नो द रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे जानेंगे। हाउ टू नो द रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हमको जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शन कोई भी
मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, उसके 5 तरीके हैं। देयर आर द 5 वे टू से द रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जो पहली है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड थर्ड इज चेंज इन कलर, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इज चेंज इन स्टेट। इसको अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर गैस निकलेगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर गैस निकलेगा। और कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें चेंज ऑफ कलर आएगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट भी चेंज होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन है। अब सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन जिंक का और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे Zn+H2SO4 कराएंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा ZnSO4+H2, यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट मिला और फिर उसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है कि सोडियम कार्बोनेट और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें क्या मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड मिला और हमें वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था और यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर फिगर दोनों का बना है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। इस एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं और इन दोनों एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड था वो क्या था, सेकंड है कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल हो, यानी कि वाटर में अगर उसको सॉल्यूबल बनाया जाए यानी कि सॉल्यूबल किया जाए, फिर कुछ देर बाद वो बैठ जाएगा नीचे। भले ही सॉल्यूबल कर दे, थोड़ा सा मिला देंगे, कुछ देर बाद देखेंगे आप वो नीचे बैठ जाएगा और जो है नीचे बैठा हुआ सब्सटेंस रहेगा वही होगा प्रेसिपिटेट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे या तो हमें क्या मिलेगा, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी मिलेगा लीड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। हमें लीड आयोडाइड एक सब्सटेंस मिलेगा और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, जो कि इसमें से एक प्रेसिपिटेट होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जिस प्रकार से हमें लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया गया तो हमें जो सब्सटेंस मिला, मतलब जो हमें प्रेसिपिटेट मिला वो इस फिगर में है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जब रिएक्शन कराएंगे, यानी कि H2SO4 प्लस BaCl2 के बीच जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो BaSO4 होगा वो होगा एक प्रेसिपिटेट और यहाँ पर जो HCl होगा वो होगा मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस होगा। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा है चेंज इन कलर। कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट होगा तो फिर उसमें चेंज इन कलर आएंगे, जो कि अगर मतलब दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनका कलर जो है और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो कलर है वो अलग होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल चेंज इन कलर का, जैसे कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। हम सिट्रिक एसिड को मिलाएंगे और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O7 और पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4। फिर उसके बाद जो हमें रिएक्शन मिलेगा वो मिलेगा HMnO4 प्लस C6H5K3O7। यहाँ पर जो सब्सटेंस मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट का वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जब सिट्रिक एसिड को मिलाएंगे और पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे। हमें मिलेगा बेरियम साल्ट HMnO4 और फिर उसके बाद पोटेशियम सिट्रेट मिलेगा C6H5K3O7। और जो
जो सब्सटेंस रहेगा, यानी कि जब हम रिएक्ट कराएंगे तो उसका जो कलर होगा, वो होगा पर्पल कलर, लेकिन जब रिएक्शन के बाद जो कलर होगा उसका वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जानते हैं कि जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। जब उसमें सिट्रिक एसिड मिला दिया गया तो फिर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, उसका कोई कलर ही नहीं रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो है वो होगा ऑरेंज कलर का। जब उसको रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, जो उसका कलर हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 प्लस K2Cr2O7 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर मिलेगा और K2SO4 मिलेगा। फिर हमारा जो अगला है वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम और वाटर के बीच जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, यानी कि CaO प्लस H2O, तो हमें मिलेगा COH का होल ट्वाइस प्लस हीट। CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम और H2O इक्वल टू मतलब वाटर। इन सबको जब रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमें हीट मिलेगा उसमें। तो इसका एग्जाम्पल आप अपने घर पर ही देखेंगे कि जैसे जब कभी आपकी घर की पुताई होती है तो चूना लाते हैं दुकान से, और फिर उसके बाद उसको जब वाटर में भिगोते हैं, जब उसमें वाटर डालते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही भयंकर रिएक्शन होता है कि, और जब उसको मिलाते रहते हैं पानी उसमें, तो बोलते हैं कि इसमें हाथ मत लगाओ वरना हाथ काट लगेगा। और कभी कभी आपने किसी को चूना भी देखा होगा खाते हुए, तो वो भी कहेंगे कि इसको हाथ मत लगाओ वरना हाथ काट लेगा, या फिर ज़्यादा मत खाओ वरना तुम्हारा मुंह काट देगा। तो वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मतलब हीट निकलेगा, और हीट इतना निकलेगा कि आपको वो काट भी सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और हीट इवॉल्व होगा। और फिर उसके बाद ये जो रिएक्शन है दो रिएक्शन जो हमने बताया अभी टेम्परेचर को लेके, ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिसमें हीट इवॉल्व हो, यानी कि जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट निकले। और एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होता है? अंदर आता है, यानी कि हीट इवॉल्व नहीं होता बल्कि हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, और इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड लिखाता है राइट साइड में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो लिखाता है हीट वो लिखाता है रिएक्टेंट साइड में, वो राइट साइड में, रिएक्टेंट साइड राइट साइड। तो फिर यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl और को जब रिएक्ट कराया गया तो हमें हीट एब्जॉर्ब हो गया और BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2 प्रोडक्ट के रूप में मिला। अगला जो है यहाँ इस फिगर में आप एक बहुत ही एक अच्छा सा एक प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। मार्बल देखा है, वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। जैसे कि मार्बल हो गया और लाइम स्टोन हो गया, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बर्न किया गया, हीट दिया गया, तो हमें मिला CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न किया गया यानी कि हीट दिया गया तो हमें मिला चूना मिला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम या फिर लाइम कह सकते हैं, और CO2 मिला यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और जो चूना है वो हमारे पास आ जाएगा। अब चूना जो हमारे पास आएगा, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो वो एक पाउडर जैसा सब्सटेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो हमने उसमें वाटर मिलाया तो उसमें फिर से हीट इवॉल्व हुआ, यानी कि जो हीट अभी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था अब यहाँ पर हीट निकल रहा है। यहाँ पर जब हीट निकलेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और हीट मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए, यानी कि रिकार्बोनाइजेशन, यानी कि फिर से वो अब कार्बोनाइज होगा, यानी कि फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया
तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिला। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड के रूप में वहीं पर पड़ा रह जाएगा और जो वाटर है वो इवोपरेशन के ज़रिए निकल जाएगा। देखिए कभी कभी देखा है कि जब चूने को मिलाते हैं पानी में, फिर उसके बाद दीवार पर उसको जब लगा देते हैं, पोत देते हैं, तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि जितना ज़्यादा वो हीट पाएगा उतना ज़्यादा चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है जानते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, जो हीट होता है, यानी कि मतलब जो रिएक्शन होता है वहाँ पर कैल्शियम जो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो चमकने लगता है। ठीक, अब फिर अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो फिर जो हमारा अगला है वो है चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे चेंज आता है? अब स्टेट में चेंज आता है, इसका आसान सा एग्जांपल है कंबसन ऑफ अ कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स को जब जलाएंगे तो वो सॉलिड रहेगा, फिर उसके बाद वो गैस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल वैक्स है यहाँ पर, ये कैंडल वैक्स यहाँ पर जल रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से ये धुआं निकल रहा है। ये था सॉलिड, जब जल गया तो निकल गया क्या, गैस। तो इसीलिए ये चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है। अब हमारा अगला क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा रहेगा केमिकल बैलेंस और अनबैलेंस, फिर उसके बाद कैसे अनबैलेंस को बैलेंस किया जाए। केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था। केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि कोई भी दो सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, और उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एक एटम दूसरे एटम्स में नहीं कन्वर्ट होता। एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, और भी ढेर सारा एग्जाम्पल्स देखा। कब देखा? जब उसको देखा कि किस प्रकार से हम रिएक्शन को कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। 5 चीज़ें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं। पहला चीज़ है कि मतलब सबसे पहला चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। 5 चीज़ें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। यानी कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लिख रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सिंबल और फार्मूला के जरिए। जो भी सब्सटेंस उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उसके फार्मूला को और उसके सिंबल को यूज़ करके हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वही होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक, देखिए जैसे जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन में हमने जो डिफिनेशन बोला है वो बोला है क्या कि इसके जो सिंबल्स हैं, यानी कि जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व है, वो है जिंक, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसके बाद जो मिल रहा है वो मिल रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसमें जिंक इन्वॉल्व है, सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद जिंक सल्फेट इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिंक का फार्मूला क्या होगा हमारा जिंक का फार्मूला होगा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होगा H2SO4, और जिंक सल्फेट का फार्मूला होगा ZnSO4, और हाइड्रोजन का होगा H2, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है वो है रिएक्टेंट, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यही हमें बताया है कि इसको जो ये Zn प्लस H2SO4 और तब फिर उसके बाद रिएक्ट करा तो ZnSO4 प्लस H2 मिला, यही है केमिकल इक्वेशन। बस यही है, इसको रिप्रेजेंट करना सिंबल्स के रूप में जो भी सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर अगला बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स वो अलग अलग एलिमेंट्स के वो इक्वल हो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब बताते हैं कि जैसे कोई भी सब्सटेंस दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, ठीक, कोई भी दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो उसमें का जो एटम है, जैसे कि एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसमें 5 एटम है, और फिर उसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसमें 6 एटम है। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है
कितने एटम्स का, वो हमें मिलेगा 11 एटम्स का। यानी कि अगर 5 और 6 एटम्स उसमें हैं, फिर उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 11 एटम हैं, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। अगर 11 से कम या फिर ज़्यादा हुआ तो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही बोल रहा है कि अलग अलग एलिमेंट्स में अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो वही होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल जैसे कि Zn प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। यही एग्जाम्पल हमने हर जगह इसलिए लिया है क्योंकि आपको ताकि आसानी हो, कन्वीनियंट हो समझने के लिए। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो सब के लिए लागू होगा। तो Zn में नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1, और H2 और फिर उसके बाद H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, फिर उसके बाद सल्फर के कितने एटम्स है 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हुए 1 + 2 + 1 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर 8 होगा। 8 नंबर ऑफ एटम्स हैं इस रिएक्टेंट साइड हमारे पास। और प्रोडक्ट साइड अब देखते हैं। प्रोडक्ट साइड हमारे पास Zn के 1 एटम हैं, यस सल्फर के भी 1 एटम है, और ऑक्सीजन का भी 4 एटम है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो पूरा मिला के यहाँ पर कितना एटम्स हो गया, पूरा मिला के इस तरफ भी 8 एटम्स है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों सेम है, उतना ही है 8। अब अगला क्या है हमारा, अगला है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर अनइक्वल रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है अलग अलग एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वो अनइक्वल हो, यानी कि इक्वल ना हो, वो होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस में हमने क्या देखा कि दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड 8 ही एटम्स थे, और यहाँ पर देखिए कितने एटम्स होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि H2 + O2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा H2O, यानी कि वाटर। जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं, अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं। ठीक, तो क्या हुआ, अब H2O यानी कि प्रोडक्ट साइड जो एटम्स है हाइड्रोजन के वो है 2 और ऑक्सीजन के एटम्स है 1। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड वो है 4, बट प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो है 3। तो बैलेंस हम इसको कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS RHS के बराबर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर LHS में 4 एटम है और RHS में 3 एटम्स है, तो इसीलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब अगला की बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि किस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मतलब सबसे पहले डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको इक्वल करना ही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल H2 + O2 को हमने लिया, तो यही जो एग्जांपल देखा था ना बैलेंस का, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वाटर। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इनके मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में जो एटम्स है और जो प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स में एटम है उनमें थोड़ा एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है कि मतलब यही सब जगह यूज़ होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे हम, यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2 है प्लस O2 और यहाँ पर H2O है। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम्स है 2 ठो और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो यहाँ पर हम देखिए 2 लगा के देखते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड की तरफ यानी कि वाटर की साइड 2 लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगा के देखेंगे तो फिर उसके बाद 2 को H2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, फिर उसके बाद O से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। और इस तरफ अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है टोटल वो हो गया 2 दूनी 4 और 2 6। अब यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 4 ही है, अब भी अभी नहीं बैलेंस है। फिर उसके बाद हमने देखिए क्या किया, पहले एक और एग्जांपल देख लें
आयरन का और ऑक्सीजन का। आयरन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो फेरस ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा, यानी कि कोरोजन हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए Fe2O3, यहाँ पर आयरन के एक एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पर आयरन का 2 और ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए हम प्रोडक्ट साइड 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आयरन का जो एटम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा 6। अब भी ये अनबैलेंस है, तो फिर हम क्या करेंगे, आयरन के साइड भी 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया आयरन का एटम, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का भी 2 ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 एटम है और आयरन का 4 एटम है। ऑक्सीजन का इस तरफ रिएक्टेंट साइड भी आयरन का 4 एटम है और ऑक्सीजन का 6 एटम है, और प्रोडक्ट साइड भी आयरन का 4 एटम है और ऑक्सीजन का 6 एटम है, तो ये बैलेंस है। अब वाटर के केस में, यानी कि जो ऊपर वाला एग्जांपल है, वाटर के केस में हम क्या करेंगे, वाटर के केस में भी हम 2H2 लिख देंगे, 2H2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद अगला, और हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा उस रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, एयर, गैस, उसको हम बता के और भी ज़्यादा उसके बारे में, रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। और दूसरा, बाई इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, यानी कि जो हीट चेंज हो रहा है उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब हीट निकल रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर तीसरा है कि बाई इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, और किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है। इन 3 चीज़ें से हम रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को और भी इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन क्या है, जैसे कि कार्बन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब यहाँ पर और भी इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसको और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर यस लगा दिया। यस का मतलब सॉलिड, और ऑक्सीजन की जगह पर हमने जी लगा दिया, मतलब गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, तो ये भी जी लगा दिया। तो इसको और भी इन्फॉर्मेटिव हमने बना दिया कि कार्बन एक सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला वो भी गैस है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर हीट भी इवॉल्व हो रहा है, यानी कि इसको हमने दो चीज़ें बताई, एक फिजिकल स्टेट बताया और फिर उसके बाद एक हमने क्या बताया, एक हमने हीट भी बताया कि इसमें हीट भी निकल रही हैं। मतलब हमने यहाँ पर 2 चीज़ें बताई कि यहाँ पर हीट भी निकल रहा है और उसका फिजिकल स्टेट भी बताया। यहाँ पर देखिए हीट इवॉल्व हो रहा है, यानी कि हीट चेंजेस भी बता दिया और फिर उसका फिजिकल स्टेट भी बता दिया, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये और भी इन्फॉर्मेटिव बन गया। और फिर उसके बाद N2 को लीजिए, यानी कि नाइट्रोजन को, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लिखिए तो हमें, और फिर उसके बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। देखिए जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से तो हमें मिलेगा 2NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हीट इवॉल्व हुआ और यहाँ पर हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट के साइड लिखेंगे, राइट साइड में प्रोडक्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड में लिखेंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, राइट साइड में। फिर एक और एग्जांपल, CO + 2H2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, CH3OH। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन भी बता रही है कि किस कंडीशन में, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ATM पर, और फिर उसके बाद कौन कौन सा, मतलब जो भी ZnO और फिर उसके बाद CrO3 के भी 3 को भी लिया गया। इनके प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराया गया तो मिला क्या, मेथेनॉल CH3OH, जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है। गैस को मिलाया गया तो लिक्विड मिल गया। तो ये मोर और भी इन्फॉर्मेटिव बन गया। हमारा अगला है वो है कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, फिर उसके बाद एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि सिंगल सब्सटेंस होता है, यानी कि दो से अधिक मिलेंगे तो हमें सिर्फ एक सिंगल मिलेगा, वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई सब्सटेंस ए लिया, फिर उसके बाद कोई भी सब्सटेंस बी लिया, तो फिर उसके बाद जो हमें मिला वो क्या होगा, ए और बी, यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंस मिले, हमें तीसरा एक सिंगल सब्सटेंस मिला। वही हुआ कि हमारा क्या है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम को लिया और ऑक्सीजन को लिया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि पहला एग्जांपल था हमारा इस पूरे वीडियो का, इस पूरे चैप्टर का। फिर उसके बाद दूसरा हमने हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया तो वाटर मिला। फिर उसके बाद हमने कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फिर उसके बाद सोडियम को लिया और क्लोरीन को लिया तो हमें सोडियम क्लोराइड मिला। फिर उसके बाद हमने आयरन को और सल्फ़र को लिया तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला। दूसरा हमारा जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर हमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस देगा। यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे ए बी हुआ, ए बी को अगर हम तोड़ेंगे तो यानी कि कोई भी हीट दे या फिर कुछ भी दे, तो मतलब यानी कि जब हम ए बी को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो यही हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये है इसका जनरल फॉर्म। यानी कि ऐसा आता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो वो होगा कॉम्बिनेशन। और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो होगा डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल पहले डिफिनेशन देख लीजिए फिर एग्जांपल देखिएगा। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक कोई भी सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो और फिर उसके बाद दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस बनाए, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, उसको जब ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, जब उसको हीट दिया, हीट देके ब्रेक किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फिर उसके बाद 2KClO3 को मिला, हम पोटेशियम क्लोराइड को जब हमने हीट दिया तो फिर हमें क्या मिला, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड मिला और ऑक्सीजन मिला, 3 ठो। फिर उसके बाद FeSO4 को जब हमने हीट दिया, फेरस सल्फेट को हीट दिया जो कि ग्रीन कलर का होता है, जब उसको हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, फेरक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला और फिर उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला। 3 चीज़ें हमें मिली। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखा तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें मिली थी और फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखा तो हमें 3 चीज़ें मिले। यानी कि मैटर नहीं करता कितना सब्सटेंस मिलेगा, वो कितना मिल सकता है, 3 4 5 6, बस वो ब्रेक डाउन होना चाहिए एक सिंगल कंपाउंड से, तो वो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि 2PbNO3 को लेंगे, 2PbNO3 को का होल ट्वाइस लेंगे, यानी कि लीड नाइट्रेट को लेंगे तो फिर हीट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, लीड मोनोऑक्साइड मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी देके। यहाँ पर हमने हीट दिया 4 एग्जांपल में, लेकिन 5वें में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। फिर तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको कन्फ्यूज़न होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि AB प्लस C इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म है AC प्लस B, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब मिला तो फिर हमें जो मिला तो फिर उसके बाद जो हमें मिला, एक दूसरा कंपाउंड मिला, एक दूसरा एलिमेंट मिला। यानी कि जो यहाँ पर कंपाउंड था वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि जो कम रिएक्टिव था उसको डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लिया जो ज़्यादा रिएक्टिव था। जैसे कि AB और AB प्लस C इज इक्वल टू AC प्लस AB, ये जनरल फॉर्म है इसका। इसका एग्जांपल
जैसे कि CuSO4 प्लस ZN, CuSO4 प्लस ZN को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें ZnSO4 प्लस Cu मिलेगा। यहाँ का CuSO4 प्लस ZN कॉपर सल्फेट है और फिर उसके बाद जिंक है। कॉपर सल्फेट और जिंक को जब रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलेगा। अब यहाँ पर जो कॉपर है वो डिस्प्लेस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है वो सल्फेट के साथ ज़्यादा कंफर्ट कर रहा था, यानी कि बहुत ही आसानी से उससे जल्दी रिएक्ट कर जाता, अच्छे से रिएक्ट कर जाता, ज़्यादा रिएक्टिव था। इसीलिए जो जिंक है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया और कॉपर वहाँ से निकल गया। अब CuSO4 प्लस Mg को भी लेंगे एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, MgSO4 प्लस Cu, यहाँ पर भी Mg CuSO4 के साथ ज़्यादा रिएक्टिव था। फिर उसके बाद CuSO4 प्लस Fe लेंगे तो यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu मिलेगा। CuCl2 प्लस Pb लेंगे तो हमें मिलेगा PbCl2 प्लस Cu होगा। फिर उसके बाद AgNO3 को लेंगे और Cu को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CvNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाले को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन which two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds are called the double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दो कंपाउंड आयन्स के एक्सचेंज से अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं, वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, वहाँ पर एक कंपाउंड मिलता था और एक एलिमेंट मिलता था, और यहाँ पर दोनों कंपाउंड मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl लेंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 लेंगे, फिर उसके बाद ये डिस्प्लेस करके BaSO4 प्लस 2NaCl बना देगा। फिर BaCl2 लेंगे प्लस CuSO4 लेंगे तो रिएक्ट कराएंगे BaSO4 CuCl2। यहाँ पर देखिए इसके सामने इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखा है, कौन सा स्टेट है। ये जो एग्जाम्पल जितने भी ये आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। अब फिर उसके बाद चौथा एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S, ये भी डिस्प्लेस हो गया, CuS बन गया, H2SO4 मिल गया। फिर उसके बाद पांचवा एग्जांपल है AlCl3 प्लस 3NH4OH, जो हमें मिला वो मिला Al फिर OH का होल थ्राइस 3NH4Cl। अब जो हमारा पांचवा रिएक्शन है, पांचवा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, पांचवा टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, और या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन का दो डिफिनेशन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज अ रिएक्शन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा था और हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा था। रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है। ठीक, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर जो हाइड्रोजन को निकाले वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को दे। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन को दे, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन को दे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव करे, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिमूव करे। ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। अब एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, पहला एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, इसको रिएक्ट कराएंगे Cu प्लस H2 वो हुआ। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया गया तो कॉपर मिला और फिर उसके बाद हमें वाटर मिला। यहाँ पर जो CuO था वो क्या हो गया, यहाँ पर CuO ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि मतलब CuO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर जो H2O था वो, यहाँ पर जो H2 था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि H2 को ऑक्सीजन मिल गया, और जो Cu था वो रिड्यूस्ड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के क्या कर दिया, हटा दिया इसने। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर वही देखिए CuO क्या था,
वो ऑक्सीजन को हटा दिया, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और फिर उसके बाद H2 को H2O हो मिल गया, वो मिल गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू S प्लस 2HCl। यहाँ पर H2S और Cl2 का एग्जांपल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S से क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और Cl2 से हाइड्रोजन ऐड हुआ Cl2 में तो ये होगा रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अब डेली बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। डेली बेसिस पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल है, जैसे कि कोरोजन। Corrosion is the process in which metals are eaten up by gradually by the action of air, moisture or the chemical such as acid on the surface। corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ईटेन अप हो जाता है। किसके कारण, एयर, मॉइस्चर या फिर किसी भी केमिकल के कारण, जैसे कि एसिड। जैसे कि आयरन को देखे होंगे आप, क्या होगा, आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर जो कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है उस पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो रस्ट हो जाता है, वही होता है कोरोजन। और फिर उसके बाद रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड द ऑयल फूड इज मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड द टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। यानी कि कोई भी फूड है तो वो क्या हो जाता है, फैटी फूड है यानी कि ऑयली सब्सटेंस है, तो वो उसमें ऑक्सीडेशन जब होगा, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ख़राब स्मेल आने लगेगी, तो वो क्या हो जाता है, वो मतलब ख़राब हो जाता है, तो वही बोला जाता है रेंसिडिटी। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं तक है, यानी कि जो पूरा टॉपिक है इस पूरे केमिकल रिएक्शन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो इस पूरे वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।